सन 1609 की एक ठंडी रात इटली के एक छोटे से शहर में गैलीलियो गैलीली अपनी छत पर खड़े हैं। उनके हाथ में एक नई दूरबीन है जो उस समय की दुनिया के लिए वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जैसे ही उन्होंने उस दूरबीन को आकाश की ओर मोड़ा, उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चमकते तारों के बीच उन्होंने बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं को देखा। एक ऐसी दुनिया जो धरती से परे थी, जो नंगी आंखों से कभी दिखाई नहीं दी। उस पल में गैलीलियो ने न केवल ग्रहों को देखा बल्कि मानवता के सवालों को भी एक नई दिशा दी। क्या हमारा आकाश इतना रहस्यमयी है कि वो हमें अपने राज कभी नहीं दिखाता? लेकिन आज सैकड़ों साल बाद जब हम उसी आकाश को देखते हैं तो एक सवाल हमारे मन में बार बार आता है। अगर गैलीलियो अपनी साधारण दूरबीन से ग्रहों को देख सकते थे तो हम अपनी नंगी आंखों से धरती से बाकी ग्रहों को क्यों नहीं देख पाते? आकाश में तारे जो हमसे लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं, वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि जैसे ग्रह कहाँ छिपे रहते हैं जो हमारे ही सौरमंडल में हैं? क्या आकाश हमें धोखा दे रहा है या हमारे देखने का तरीका ही गलत है? तो चलिए आज के इस रहस्य को सुलझाने की यात्रा पर निकलते हैं। आकाश का रहस्यमय पर्दा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा आकाश कोई साधारण चीज नहीं है और न ही ये किसी कार की विंडशील्ड की तरह ट्रांसपेरेंट है, बल्कि ये एक विशाल, गतिशील और जटिल ब्रह्मांडीय मंच है जहां पर चीजें अपने हिसाब से काम करती हैं। सुबह के समय, दिन में और शाम को ये आसमान किसी कैनवास की तरह लगता है, जैसे प्रकृति ने इस पर रंग उंडेल दिए हों। लेकिन जैसे ही रात होती है तो ये किसी शीशे की तरह साफ हो जाता है और हमें अपने जरिए इस ब्रह्मांड को देखने देता है। हमें तारे दिखाई देते हैं हजारों लाखों की संख्या में, लेकिन ग्रह वे कहीं खो से जाते हैं। लेकिन इसका कारण आसमान नहीं बल्कि हमारी आंखों की सीमाएं और प्लैनेट्स का नेचर भी है। आकाश पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन ये बात तो आप सब जानते होंगे कि ग्रह तारों की तरह अपने आप में चमकते नहीं हैं। तारे अपने भीतर चल रही न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से रोशनी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हमारा सूरज। लेकिन ग्रह ये सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। यही कारण है कि इनकी चमक तारों के कंपैरिजन में कम होती है। इसीलिए जब वो चमकते ही कम हैं तो आसानी से दिखाई भी नहीं देते। लेकिन जरा रुकिए, असल में ये पूरी कहानी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें कुछ प्लैनेट्स आसानी से दिख जाने चाहिए थे, जैसे कि मंगल जो अपने लाल रंग के लिए फेमस है। तो फिर असली रुकावट क्या है? देखिए, ब्रह्मांड में हर चीज अपनी जगह पर है और ये जगह दूरी से तय होती है। हमारी धरती तो सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है और बाकी ग्रह सूरज के इर्द गिर्द अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह जो सौरमंडल में हमारा पड़ोसी है, वो धरती से एवरेज 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन ये दूरी ऐसा भी नहीं है कि फिक्स है। जब धरती और मंगल सूरज के एक ही तरफ होते हैं तो ये दूरी घटकर 5.6 करोड़ किलोमीटर तक रह जाती है। और इस समय को हम ऑपोजिशन कहते हैं, जब मंगल ग्रह हमारी धरती के सबसे नजदीक होता है। इसी तरह बृहस्पति और शनि जैसे आउटर प्लैनेट्स तो हमसे और भी ज्यादा दूर हैं। जुपिटर प्लैनेट का धरती से एवरेज डिस्टेंस 77.8 करोड़ किलोमीटर है और शनि ग्रह की दूरी 142.7 करोड़ किलोमीटर। और इतनी दूरी पर ये प्लैनेट्स जब सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो रोशनी हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत कमजोर पड़ जाती है और हमें प्लैनेट्स बहुत ही धुंधले दिखाई देते हैं, रोशनी के एक छोटे से बिंदु की तरह जो हमें आसानी से दिखाई नहीं देते। लेकिन प्लैनेट्स का हमें न दिखना क्या सिर्फ दूरी ही इसका कारण है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हम कभी ग्रहों को देख ही नहीं पाते। सच्चाई ये है कि कुछ खास परिस्थितियों में हम ग्रहों को देख सकते हैं। ग्रहों को कब और कैसे देखें? क्या आपको पता है कि कुछ ग्रह जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, इन्हें हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मनुष्य प्राचीन काल से ही इन 5 ग्रहों को बिना किसी टेलीस्कोप के हमेशा से देखता आया है।
टेलीस्कोप और दूरबीनों के आने से पहले प्राचीन काल के लोगों को पता था कि मंगल ग्रह का रंग लाल है, लेकिन इन्हें देखने के लिए सही समय और सही जगह का होना जरूरी है। उदाहरण के लिए शुक्र ग्रह, जिसे हम शाम का तारा या सुबह का तारा कहते हैं, वो सूर्यास्त के बाद पश्चिम में या सूर्योदय से पहले पूर्व में दिखाई देता है। ये इतना चमकीला होता है कि इसे आसानी से देखा जा सकता है, बशर्ते आसमान एकदम साफ हो और आप सही दिशा में देख रहे हो। मंगल, बृहस्पति और शनि भी रात के समय ही दिखाई देते हैं, खासकर तब जब वे धरती के नजदीक हों। लेकिन बुध को देखना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये सूरज के बहुत करीब होता है और हमारे सूरज की चमक इस ग्रह को कहीं न कहीं छिपा लेती है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम इन्हें हमेशा क्यों नहीं देख पाते? इसका जवाब है हमारा पर्यावरण और हमारी आदतें। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि आज हमने इस धरती पर हर तरफ प्रदूषण फैलाकर इस धरती को बर्बादी की कगार पर ला दिया है। आज के समय में ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। शहरों की चमक दमक, सड़कों की लाइटें और इमारतों की रोशनी ने आसमान को एक तरह से प्रदूषित कर दिया है और इसे हम लाइट पॉल्यूशन कहते हैं। जी हाँ, ये भी एक तरह का प्रदूषण ही है। ये प्रदूषण आकाश की प्राकृतिक सुंदरता को छीन लेता है। शहरों में रहने वाले लोग शायद ही कभी तारों से भरा आकाश देख पाते होंगे। ग्रहों को देखना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं है कि उन्हें धुंधला आसमान और तारे जरूर दिखाई देते होंगे, लेकिन क्या वो इतना साफ होता है? लाइट पॉल्यूशन के कारण कम चमकीली वस्तुएं जैसे कि ग्रह हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। अगर आप किसी गांव या पहाड़ी इलाके में जाएं, जहां कृत्रिम रोशनी कम हो, तो आपको आकाश में तारों के साथ साथ ग्रह भी दिखाई दे सकते हैं। उदाहरण के लिए बृहस्पति और शनि ग्रह रात के समय चमकते हुए तारों की तरह दिखते हैं, क्योंकि वे भी सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी चमक स्थिर होती है। ये तारों की तरह टिमटिमाते नहीं हैं और रंग भी इन्हें तारों से अलग करते हैं। क्योंकि प्लैनेट्स हमसे इतने भी ज्यादा दूर नहीं हैं जितने तारे होते हैं, तो कहीं न कहीं इन प्लैनेट्स की रंगों की आभा को भी हम देख पाते हैं, जैसे मंगल का लाल रंग और जुपिटर का हल्का पीला रंग। वायुमंडल की दीवार। हमारा वायुमंडल भी एक बड़ा कारण है कि हमें ग्रह आसानी से दिखाई नहीं देते। धरती का वायुमंडल एक तरह का फिल्टर है जो सूरज की रोशनी को तोड़ता है और बिखेरता है, और यही कारण है कि दिन में हम आसमान को नीला देखते हैं, लेकिन यही वायुमंडल रात में ग्रहों को देखने में भी रुकावट डालता है। वायुमंडल में मौजूद धूल, नमी और अन्य कण ग्रहों से आ रही सूरज की ही रिफ्लेक्टेड लाइट को और कमजोर कर देते हैं। इसके अलावा अगर खराब मौसम हो, बादल छाए हों या हवा में धुंध हो, तो ग्रहों को देखना और भी मुश्किल हो जाता है। वायुमंडल की वजह से ही जो तारे कम चमकते हैं, उनकी रोशनी तो वायुमंडल में ही बिखर जाती है, वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए हमें तारे भी कम दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स को हम वायुमंडल से देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सही जगह पर जाना पड़ेगा। अपने शहर की चकाचौंध से दूर, जहां लाइट पॉल्यूशन ना हो और ना ही एयर पॉल्यूशन हो। वहां से आप ग्रहों की इस हल्की सी लाइट को भी देख पाएंगे। वायुमंडल मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम बहुत कम चमकीली चीजों को मुश्किल से ही देख पाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वायुमंडल ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम सिर्फ बहुत ज्यादा चमकीली चीजों को ही देख पाते हैं। ग्रहों की गति और समय का खेल। इसके अलावा ग्रह भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। वे सूरज के चारों ओर अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और धरती भी अपने ऑर्बिट में घूम रही होती है। इसी वजह से आकाश में हर समय ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है। उदाहरण के लिए अगर आप आज रात मंगल को देखना चाहते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि वो आकाश के किस हिस्से में है। ये जानकारी आपको स्टार चार्ट या किसी एस्ट्रोनॉमी एप्लीकेशन से मिल सकती है। लेकिन कभी कभी ग्रह सूरज के इतने करीब होते हैं कि उनकी चमक सूरज की रोशनी के आगे दब जाती है। इसे हम कंजंक्शन कहते हैं। ऐसे समय में ग्रहों को देखना लगभग असंभव होता है, लेकिन जब वे धरती के नजदीक होते हैं, जैसा कि ऑपोजिशन के समय, उनकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है और उन्हें देखना आसान हो जाता है। तो ग्रहों की पोजीशन भी ये तय करती है कि वो हमें दिखाई देंगे या नहीं। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने बिना किसी दूरबीन के ग्रहों को देखा
और उनकी गति को भी समझा। भारतीय ज्योतिष में ग्रहों को नवग्रह के रूप में पूजा जाता था। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह को हमने नंगी आंखों से देखकर उन्हें तारों से डिफरेंशिएट भी कर लिया, क्योंकि ये समय के साथ अपनी स्थिति बदलते रहते थे। इसीलिए पुराने जमाने के लोग इन्हें भटकते तारे यानी वॉन्डरिंग स्टार्स भी कहते थे। आज हमारे पास आधुनिक तकनीक है, दूरबीनें, टेलीस्कोप्स और अंतरिक्षयान, फिर भी नंगी आंखों से ग्रहों को देखना एक अलग ही अनुभव है। ये हमें उस प्राचीन मानव सभ्यता की क्यूरियोसिटी से जोड़ता है, जब इंसानों ने पहली बार आकाश को देखा और शायद सोचा होगा कि क्या वहां पर भी कोई और दुनिया है। ग्रहों को देखने की कला। तो अगर आप भी ग्रहों को देखना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक स्टेप्स करने होंगे। नंबर 1, सही समय चुनें। ग्रहों को देखने का सबसे अच्छा समय सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले होता है, खासकर शुक्र ग्रह को देखने के लिए जो सुबह और शाम को दिखता है। नंबर 2, लाइट पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन से बचें। शहरों से दूर किसी अंधेरी जगह पर जाएं। पहाड़, गांव या रेगिस्तान एस्ट्रो कैंपिंग के लिए सबसे अच्छे हैं। नंबर 3, आकाश को समझें। स्टार चार्ट या एप्स जैसे कि स्टेलेरियम या स्काई सफारी को यूज करें आसमान में डिफरेंट प्लैनेट्स की पोजीशन को पॉइंट आउट करने के लिए। नंबर 4, धैर्य रखें। ग्रहों को देखने के लिए समय और पेशेंस चाहिए। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रहों की चमक स्थिर होती है, और इतने सारे तारों में से एक ग्रह को डिफरेंशिएट करने में आपको अच्छी खासी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए ग्रहों और तारों के अंतर को समझना जरूरी है। और नंबर 5, साफ मौसम का इंतजार करें। बादल या धुंध ग्रहों को देखने में रुकावट डालते हैं। ग्रहों को देखने के लिए रात को साफ मौसम या साफ आसमान चुनें और बस आप ग्रहों को जरूर देख पाओगे। हमारी धरती सौरमंडल का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये हमें ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों से जोड़ती है। ग्रहों को न देख पाने का कारण केवल दूरी, लाइट पॉल्यूशन या वायुमंडल नहीं है, ये हमारी जिज्ञासा की कमी भी है। आज हम इतने व्यस्त हैं कि आकाश की ओर देखना भूल गए हैं। आज हमारे घरों पर कंक्रीट की छत आ गई है। आज हम पहले की तरह खुले आसमान में सोना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हम एक पल रुककर रात के आकाश को देखें तो शायद हमें वही चमक दिखे जो गैलीलियो ने सैकड़ों साल पहले देखी थी। हर ग्रह, चाहे वो मंगल हो, बृहस्पति हो या शनि, एक कहानी कहता है। वो हमें अपनी भाषा में इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को बताने की कोशिश करता है। तो अगली बार जब आप रात को बाहर निकलें, आकाश की ओर जरूर देखें। शायद कोई ग्रह आपको अपनी चमक से बुलाए और आप उस रहस्यमय दुनिया का हिस्सा बन जाएं जो हमारी धरती से परे है। जब हम आकाश को देखते हैं तो हम सिर्फ तारों या ग्रहों को नहीं देखते, हम उस अनंत संभावना को भी देखते हैं जो हमें याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे नए टेलीस्कोप्स हमें ऐसे और ऑब्जेक्ट्स खोजने में मदद करेंगे, जिससे हमारी गैलेक्सी के बारे में हमारी समझ और बढ़ पाएगी। शायद इनमें कोई और ऐसे रहस्य छिपे हों जो हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रक्रियाओं के बारे में कोई सुराग दे सकें, जो हमारे विज्ञान और हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दें। लेकिन इसके लिए इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना बेहद जरूरी है, और इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए हमें शक्तिशाली टेलीस्कोप्स चाहिए होंगे, जैसे एटलस, पेन-स्टार्स और अभी शुरू हुआ वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। इसके अलावा स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी इन्हें स्टडी किया जा सकता है, जो अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एबिलिटी से उनकी संरचना जैसे धूल और गैस के बारे में बता सकता है। इनकी ट्रेजेक्टरी को स्टडी करके हम इनके ओरिजिन को पिन पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। ये ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से हमारे सौरमंडल से निकल जाते हैं कि हमारे पास इन्हें स्टडी करने के लिए ज्यादा समय नहीं होता, और जैसे जैसे ये दूर जाते हैं इनकी चमक और भी कम होती चली जाती है। जैसे 3i एटलस हमें सिर्फ सितंबर 2025 तक ही दिखाई देगा, लेकिन फिर सूरज की चमक इसे अपने पीछे छिपा लेगी। लेकिन हम कुछ ऐसे मिशंस पर काम कर रहे हैं कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स को पास जाकर स्टडी किया जा सके, और ESA का कॉमेट इंटरसेप्टर मिशन फ्यूचर में ऐसे कॉमेट्स को करीब से स्टडी कर सकता है। तो हमारा विज्ञान तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन शायद इस ब्रह्मांड के रहस्य ही कुछ इतने जटिल हैं
कि हम उन्हें समझ नहीं पाते, और शायद यहीं पर हमें इंसान होने का एहसास होता है। हम इस ब्रह्मांड में कुछ लिमिट्स के साथ आए हैं, और शायद इसी वजह से हम इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। हम सिर्फ वही जान सकते हैं जो यूनिवर्स हमें जानने के लिए अलाउ करता है। खैर, 3I एटलस, अमुअमुआ और बोरिसोव हमें याद दिलाते हैं कि हमारा सौरमंडल इस ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स जो लाखों सालों से तारों के बीच भटक रहे हैं, हमें दूसरी दुनिया की कहानियां सुनाने के लिए आए हैं। इनका अध्ययन न केवल हमें गैलेक्सीज की गहराई में ले जाता है, बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि क्या हम अकेले हैं? क्या ये वाकई कोई एलियन स्पेसशिप हैं जो दूसरी सभ्यताओं की खोज में निकली हैं? इस इंसानी खोपड़ी में बहुत से सवाल हैं, लेकिन हमारा सीमित दायरा हमें इस ब्रह्मांड के आगे बहुत छोटा बना देता है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल सदियों से हमारी नींदें उड़ा रहा है। रात के आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच क्या कोई सभ्यता हमारी ओर देख रही है, या शायद उन्होंने पहले ही हमें संदेश भेज दिए हैं? नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि उन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में जो हमारे सोलर सिस्टम में चुपके से दाखिल हो रही हैं। सन 2017 में जब अमुअमुआ नाम का एक सिगार के आकार का ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा, तो वैज्ञानिक हैरान थे। उसकी गति, उसका आकार और सबसे अजीब उसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये एक ऐसी हरकत थी जिसने सबको परेशान कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारे सूरज से दूर जा रही थी, लेकिन सूरज की ग्रेविटी में होने के बाद भी उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही थी, जैसे उसे कोई चीज प्रोपेल कर रही हो। हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर एवी लोब ने ऐसा दावा किया जो हर इंसान के दिमाग में बस गया था। उनका कहना था कि अमुअमुआ कोई एलियन प्रोब हो सकता है, एक ऐसी मशीन जो किसी दूर की सभ्यता ने भेजी हो। इस सवाल ने दुनिया को हिला कर रख दिया। फिर उसके बाद सन 2019 में 2I बोरिसोव आया, एक कॉमेट जो देखने में हमारे सोलर सिस्टम के बाकी दूसरे कॉमेट्स के जैसा ही था, लेकिन वो इंटरस्टेलर से आया था। बाहर से आए इन दो मेहमानों ने एक सवाल खड़ा कर दिया था, क्या ये सिर्फ कॉस्मिक रॉक्स हैं या सच्चाई कुछ और है? अब सन 2025 में एक नई मिस्ट्री हमारी ओर आ रही है, एक अजनबी जो इतनी तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है कि वो हमारे सूरज के ग्रेविटेशनल पुल को भी चुनौती दे रहा है। ये तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर है जिसे वैज्ञानिकों ने 3I एटलस नाम दिया है। क्या ये सिर्फ एक कॉमेट है, एक एस्टेरॉइड, या फिर क्या वही है जिसका इंतजार हम सदियों से कर रहे हैं? एबी का कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस ऑब्जेक्ट को गहराई से देख सकता है। अगर इसमें नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखी तो शायद ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट ना हो, शायद कोई संदेश हो किसी ऐसी सभ्यता से जो तारों के पार रहती है। शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। चिली के रियो हटार्डो में एटलस टेलीस्कोप की नजर रात के आसमान में एक कोने पर ठहर गई। 1 जुलाई सन 2025 को कुछ बहुत ही अजीब दिखाई दिया। एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि वैज्ञानिकों की सांसें थम गईं। ये कोई साधारण एस्टेरॉइड नहीं था। इसकी गति लगभग 1,52,000 मील प्रति घंटे थी और इसकी हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी से ये साफ पता चल रहा था कि यह हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये कहीं और से आया है, शायद इस ब्रह्मांड की किसी अनजान और अंधेरी गहराइयों से। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर ने इसकी पुष्टि की है और अब ये पूरी तरह से क्लियर है कि ये तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर है जिसे अब 3I एटलस नाम दिया गया है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहीं और से हुई थी। एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर सैम डीन एटलस के पुराने डेटा को एनालाइज कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजरें उस डेटा के पहाड़ के पीछे छिप रही एक सनसनीखेज चीज पर पड़ती हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। 14 जून से 29 जून सन 2025 की इमेजेस में ये रहस्यमय चीज पहले ही दिख चुकी थी, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं गया था। लेकिन इस खोज के बाद उन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को इसका रास्ता बेहतर समझने में मदद मिली है।
फिर क्या था, दुनिया भर के टेलीस्कोप्स, हवाई, साउथ अफ्रीका और कनाडा, फ्रांस हवाई टेलीस्कोप सबको इसकी तरफ घुमा दिया गया। 100 से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस ने एक बात साफ कर दी थी, ये ऑब्जेक्ट हमारे सूरज की ग्रेविटेशनल पुल से बंधा हुआ नहीं है। 6.3 की एसेंट्रिसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट अब तक के सबसे एक्सट्रीम इंटरस्टेलर पाथ पर आ रही है। लेकिन ये क्या है? एक कॉमेट जिसके पास धूल और बर्फ के बादल होंगे, एक एस्टेरॉइड जो सिर्फ पत्थर का टुकड़ा होगा, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? वैज्ञानिकों की बेचैनी बढ़ रही है। अगर यह ऑब्जेक्ट नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाता है जैसा अमुआमुआ ने किया था, तो सवाल और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक रॉक है या किसी एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ प्रोब? दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स अब इस अजनबी पर नजरें रखे हुए हैं। समय बहुत कम है और ये मेहमान जल्दी ही हमारे सोलर सिस्टम से निकल जाएगा। क्या हम इसके रहस्य को वक्त रहते खोज पाएंगे? ये हमारे आसमान से किसी छाया की तरह बहुत तेजी से सरकता जा रहा है, मानो कोई अनजान यात्री हमारी दुनिया को बस छूकर गुजर जाना चाहता हो। 3I एटलस, ये इंटरस्टेलर विजिटर हमारे सोलर सिस्टम में एक अजीब से रास्ते पर चल रहा है। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट सजिटेरियस तारामंडल की दिशा से आया है, शायद मिल्की वे के स्टेलर डिस्क से, जहां तारे एक सपाट तश्तरी में बिखरे पड़े हैं। इसका इंक्लिनेशन लगभग 175 डिग्री है, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और न ही ये हमें फिर कभी दिखाई देगा। लेकिन ये कहाँ जा रहा है और ये कितने समय के लिए हमारे सौरमंडल में मेहमान रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को इसे स्टडी करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसका रास्ता भी हमें एक रोमांचक कहानी सुनाता है। 3 अक्टूबर सन 2025 को 3I एटलस मार्स के करीब से गुजरेगा, सिर्फ 0.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी से। फिर 29 अक्टूबर को ये पेरिहेलियन पर पहुंचेगा, सूरज से सिर्फ 1.35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर, लेकिन मार्स के ऑर्बिट के अंदर ही। लेकिन पृथ्वी उस समय सूरज के दूसरी ओर होगी, इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से एक सुरक्षित दूरी पर। 17 दिसंबर सन 2025 को ये पृथ्वी के सबसे करीब आएगा, 1.35 से 2.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी तक। इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा, बस इसकी एक झलक पाने का हमें मौका जरूर मिलेगा। इसके बाद मार्च सन 2026 में ये जुपिटर के ऑर्बिट को पार कर लेगा और 2026 के मिड तक ये हमारे सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। ये दौड़ समय के खिलाफ है। वैज्ञानिकों के पास इस मेहमान को समझने के लिए बस कुछ ही महीने हैं। क्या ये किसी अनजान तारे का टुकड़ा है जो अरबों साल पहले अपनी दुनिया से निकल गया था? क्या इसका रास्ता हमें इसके घर यानी किसी दूर के स्टार सिस्टम के बारे में बता सकता है? इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट सूरज के अराउंड बाकी ग्रहों से एकदम उल्टा है, यानी रेट्रोग्रेड है, जो इसे और भी अनोखा बना देता है। हर ऑब्जर्वेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट हमें इस ब्रह्मांड की और गहराइयों में खींच रही है। लेकिन समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। क्या हम इसकी कहानी को पकड़ पाएंगे या ये हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा? अभी तक तो 3I एटलस एक पहेली बना हुआ है जो वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रही है। ये क्या है? क्या ये कोई कॉमेट है जो बर्फ और धूल के बादल लिए घूम रहा होगा? क्या ये एस्टेरॉइड हो सकता है जो सिर्फ पत्थर का एक ठोस टुकड़ा होगा, या कुछ ऐसा जो हमारी सोच से एकदम परे हो? इसका विजुअल मैग्नीट्यूड 18.8 है, इतना धुंधला कि छोटे टेलीस्कोप से इसे देखना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसकी ब्राइटनेस वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर ये किसी एस्टेरॉइड की तरह कम चमक वाला है तो इसका आकार करीब 20 से 24 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी अमुआमुआ और बोरिसोव से कहीं ज्यादा बड़ा। लेकिन अगर इसमें कॉमेट जैसी गैस और धूल के बादल हैं, तो इसका रेडियस शायद 4 से 5 किलोमीटर का ही हो। ये अनसर्टेनिटी इस रहस्य को और गहरा कर रही है। जुलाई सन 2025 में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप और लॉवेल डिस्कवरी टेलीस्कोप ने इस ऑब्जेक्ट को बहुत करीब से देखा। कुछ ऑब्जर्वेशंस में तो एक फीकी कॉमा दिखी, लगभग 3 आर्क सेकंड्स लंबी, यानी 25,000 किलोमीटर की लंबी धूल की पूंछ।
लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये कॉमेट उतना एक्टिव नहीं है जितना इसे होना चाहिए। इसकी एक्टिविटी इतनी कमजोर है कि सबको शक है क्या ये वाकई कॉमेट है या कुछ और। अमुआमुआ में ऐसी कोई भी पूंछ दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड में बहुत अजीब बदलाव देखे गए थे। हालांकि बोरिसोव एक साधारण सा कॉमेट था जिसकी पूंछ साफ दिख रही थी, लेकिन 3I एटलस इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है। ये ना तो पूरी तरह कॉमेट लग रहा है और ना ही पूरी तरह एस्टेरॉइड। वैज्ञानिक अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ओर देख रहे हैं। इसका इंफ्रारेड विजन इस ऑब्जेक्ट के तापमान और शायद इसके आकार को भी उजागर कर सकता है। क्या इसमें भी कोई अजीब एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जैसा कि अमुआमुआ में देखा गया था? हर नई ऑब्जर्वेशन इस मेहमान को और भी रहस्यमयी बनाती जा रही है। इसका लाल रंग, इसकी धूल और इसकी गति, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बुन रहे हैं जिसके भंवर में हमारा विज्ञान फंसता चला जा रहा है। लेकिन क्या ये कहानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया की है, या ये सिर्फ एक कॉस्मिक रॉक है जो बस भौतिकी के नियमों को मानता हुआ इस यूनिवर्स में भटक रहा है? 3I एटलस अकेला नहीं है। इससे पहले भी 2 इंटरस्टेलर मेहमान हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो चुके हैं और दोनों ने वैज्ञानिकों को अनसुलझे सवालों के भंवर में डाल दिया। सन 2017 में अमुआमुआ को पहली बार देखा गया। ये सिगार के आकार का एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट था जो ना तो कॉमेट था और ना ही एस्टेरॉइड। इसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ने सबको हैरान कर दिया। ये सूरज से दूर जाते वक्त बहुत तेजी से भागा, बिना किसी पूंछ या गैस के निशान के। ग्रेविटी अकेले इसकी गति को समझा नहीं पाई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इससे एक ऐसी गैस बाहर निकल रही है जो इसे आगे प्रोपेल कर रही है, लेकिन वो गैस हमें दिखाई नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो इसकी अजीब हरकत पर सवाल खड़े कर रहे थे। अमुआमुआ ने वैज्ञानिकों को 2 खेमों में बांट दिया, लेकिन इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। फिर सन 2019 में 2I बोरिसोव आया। ये वाकई में इंटरस्टेलर से आया एक कॉमेट था जिसकी धूल और बर्फ की पूंछ साफ साफ चमक रही थी। बोरिसोव हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट्स के जैसा ही था, पर इसका घर कहीं और था, किसी अनजान तारे की कक्षा में। इसने ये साबित कर दिया कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम हो सकते हैं। अब 3I एटलस इस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। क्या ये बोरिसोव की तरह कोई साधारण कॉमेट होगा, या अमुआमुआ की तरह एक ऐसी पहेली जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में खींच लेगी? 8 साल में 3 इंटरस्टेलर विजिटर्स, ये कोई संयोग नहीं है। सदियों तक हमने रात के आसमान को निहारा है, पर ऐसे मेहमान हमने पहले कभी नहीं पकड़े। क्या ये ऑब्जेक्ट हमेशा से आते रहे थे, लेकिन हमारी आंखें उन्हें नहीं पकड़ पाईं? क्या ये हमें किसी अनजान सच की ओर ले जा रही हैं? समय तेजी से भाग रहा है। वैज्ञानिकों के पास इस इंटरस्टेलर विजिटर को समझने के लिए बस कुछ ही महीने हैं। इस दौड़ में हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी और यहाँ तक कि मार्स के रोवर्स भी। ये सब इस अजनबी की झलक पाने के लिए तैयार हैं। अमुआमुआ के टाइम पर हम लेट हो गए थे, हम उसे वक्त रहते नहीं देख पाए, लेकिन क्या इस पहेली को हम वक्त रहते सुलझा पाएंगे? JWST जो सन और अर्थ के लैग्रांज पॉइंट L2 पर तैर रहा है, ये अपने इंफ्रारेड विजन से इस ऑब्जेक्ट को गहराई में देख सकता है। ये थर्मल एमिशंस पकड़ सकता है। इससे हमें 3I एटलस का तापमान, इसका आकार, इसकी स्पीड और शायद इसकी पूरी शेप का पता चल सकता है। JWST की नजरें इस अजनबी पर टिकी हैं, पर समय बहुत कम बचा है। सितंबर सन 2025 तक ये ऑब्जर्वेबल रहेगा, लेकिन फिर सूरज की चमक इसे छिपा लेगी। दिसंबर सन 2025 से मिड 2026 तक हमें एक और आखिरी मौका मिलेगा। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जो हाल ही में चिली में शुरू हुई है, वो अपने 3.2 बिलियन पिक्सल कैमरा से हर कुछ रातों में पूरे आसमान को स्कैन करती है। अपने पहले 10 घंटों में इसने 2104 एस्टेरॉइड्स को खोजा था, जिसमें 7 नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स थे। इसका लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम आने वाले सालों में इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को भी पकड़ सकता है। धरती के अलावा मंगल से भी हम इसे स्टडी करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। 3 अक्टूबर सन 2025 को जब 3I एटलस मार्स के करीब से गुजरेगा,
नासा के रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस शायद इसकी तस्वीर ले सकें, लेकिन ये मौका बहुत कम टाइम के लिए रहेगा। ये समझिए, अगर हमने पलकें भी झपकाई तो ये हमेशा के लिए आकाश की गहराइयों में खो जाएगा। 3i एटलस हमारे सोलर सिस्टम से ऐसे निकल रहा है मानो कोई जासूस अपनी कहानी को छिपाए चुपके से निकलना चाहता हो। लेकिन अब समय बदल चुका है और शायद इसकी स्टडी हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दे। समय बहुत कम है और जवाब आकाश की गहराइयों में छिपे हैं। आज हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं जहां ब्रह्मांड के रहस्य धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। 3i एटलस का हमारे सौरमंडल में आना हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। हमारा सोलर सिस्टम अब अकेला नहीं है। 8 साल में 3 इंटरस्टेलर विजिटर्स अमुआमुआ, बोरिसोव और अब 3i एटलस हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड जीवंत है, गतिमान है और हो सकता है कि आने वाले समय में शायद जल्द ही हम ऐसे और मेहमानों को आता हुआ देखें। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी इंसानी खोपड़ी में जो सवाल है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, इसका जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अंतरिक्ष के घुप अंधेरे से निकलकर एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम की बाउंड्री में दाखिल हुआ। एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जिसने वैज्ञानिकों का न केवल ध्यान अपनी ओर खींचा बल्कि उन्हें मजबूर किया कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए एक पूरी तरह से अलग अप्रोच को चुने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमुआमुआ की। एक ऐसा तिलिस्मी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे जहान से आया था। किसी ने इसे एक इंटरस्टेलर कॉमेट के रूप में देखा तो किसी ने इसे एक एलियन स्पाई स्पेसक्राफ्ट के तौर पर पेश किया। मगर इन दावों से कोसों दूर हकीकत क्या है, इसी बात का पता लगाएंगे आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। इस सब की शुरुआत हुई 14 अक्टूबर सन 2017 की तारीख को, जब एक अनजान कॉस्मिक ऑब्जेक्ट बेहद तेज गति के साथ पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरा। इस अनजाने खगोलीय पिंड के बारे में दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी या वैज्ञानिक नहीं जानता था, न ही इसे आज से पहले कभी डिटेक्ट किया गया था। हम इसे लेकर पूरी तरह से क्लूलेस थे, बट इसका इस तरह से पृथ्वी के करीब से होकर गुजरना हमारे लिए एक चिंता का विषय जरूर था। दरअसल नासा जैसी बड़ी सिग्निफिकेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि वो उन बड़े ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखे जो विद इन द सोलर सिस्टम मौजूद हैं, फिर चाहे वो कोई प्लेनेट हो या मून या फिर कोई बड़ा एस्टेरॉयड या कॉमेट ही क्यों न हो। ऐसे में इस अनजाने कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन ने नासा की सर्विलेंस टीम के कान खड़े कर दिए थे और महज 5 दिनों के अंदर अंदर खोजी वैज्ञानिकों के इस दस्ते ने इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की पूरी कुंडली निकाल डाली थी। ये कहां से आया, इसकी फर्दर ट्रेजेक्ट्री क्या है और इसकी कॉम्पोजिशन और एग्जिस्टेंस से जुड़े बहुत से फैक्ट्स फाइंड आउट किए गए। नौसी स्पेस साइंस बेशक एक फैक्चुअल और रैशनल सब्जेक्ट है। यहाँ हर एक खोज और दावा कई सालों की साइंटिफिक रिसर्च और थ्योरेटिकल स्टडीज का नतीजा होती है, बट साथ ही यहाँ पर एंटिसिपेशंस और गैसेस का भी एक अहम किरदार है। अमुआमुआ के केस में भी वैज्ञानिकों ने इस जाइगेंटिक स्पेस रॉक के साइंटिफिक ब्रेकडाउन के साथ ही इससे जुड़े कई और अनुमान भी लगाए और तब कहीं जाकर इसका एक एक्सप्लेनेशन तैयार हुआ, जिसे आगे चलकर दुनिया के सामने पेश किया गया, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बट इसी बीच एक अजीब सा काम ये हुआ कि फर्स्ट डिटेक्शन के केवल 5 दिनों बाद ही, यानी कि करीब 120 घंटों बाद फिर से ये अनजाना ऑब्जेक्ट इंसानों के रडार पर आया। अब तक हम इसे डिटेक्ट कर पा रहे थे और इस बार ये हमें सूरज से दूर जाता हुआ नजर आया। इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ एक कॉमेट से मेल खाती थी, जो सौरमंडल के अंतिम छोरों से छूटकर सूरज के करीब आ जाती हैं और फिर अपने बचे कुछ रेजिडुअल कंपोनेंट्स को समेटकर वापस सौरमंडल के बाहरी हिस्से की तरफ लौट जाते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ भी होता है। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी अधिक थी कि मानो ये देखते ही देखते आंखों से ओझल होकर इंटरस्टेलर स्पेस की ओर निकल पड़ा। आज से पहले वैज्ञानिकों ने ऐसे कई कॉमेट्स को स्टडी किया था जो सोलर सिस्टम के एकदम बाहरी किनारे या फिर यूं कहें कि ऑलमोस्ट इंटरस्टेलर स्पेस से होकर हमारे सौरमंडल के भीतर आए थे, मगर उन्होंने वैज्ञानिकों को इतना कंफ्यूज नहीं किया था जितना कि ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कर रहा था। इसकी अजीब सी ट्रेजेक्ट्री और उन सब में भी सबसे अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट को उलझा रही थीं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अपनी जांच जारी रखी और वो कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंचे जिन्हें हम अब डिस्कस करेंगे। दरअसल साल 2017 में पेश आया ये इंसिडेंट कई महीनों तक एक हॉट टॉपिक बना रहा। इस पर अच्छी खासी मीडिया कवरेज भी हुई। हर किसी ने इसे अपनी तरह से इंटरप्रेट और प्रेजेंट करने की कोशिश की, मगर हकीकत इन दावों से कहीं ज्यादा अलग थी।
इस मिस्टीरियस स्पेस रॉक पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्टों ने धीरे धीरे डिटेल्स को रिवील करना स्टार्ट किया। इस मिस्टीरियस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को पहली बार देखने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट वारविक। इन्होंने इसे हवाई स्थित पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप से देखा था। ये अनजान चीज वेगा की दिशा से 57,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लुढ़कते हुए धरती की ओर बढ़ रही थी। जब तक हम इस पर अपनी नजरें जमाते, ये हमारे सूरज से विप होकर दूसरी तरफ बढ़ गया। इसकी बेहद तेज और असामान्य रफ्तार इसे किसी भी मामूली एस्टेरॉयड या कॉमेट से बिल्कुल अलग बनाती है। इसकी कंपोजिशन पर खुलासा करते हुए ये बात सामने रखी गई कि अमुआमुआ का 75% हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि अमुआमुआ की उत्पत्ति से लेकर आज तक के दिन तक अमुआमुआ इंटरस्टेलर स्पेस के वॉइड्स में ही ट्रेवल कर रहा था। अंतरिक्ष में किसी बेमंजिल मुसाफिर की तरह इधर उधर भटकता ये पिंड अपनी गैसियस रेजिडुअल प्रॉपर्टीज के लिए भी काफी सुर्खियों में आया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक एस्ट्रोकेमिस्ट जेनिफर बजनर ने इस विषय में बारीकी से अपनी थ्योरी सामने रखी, जिसे कॉर्नल पोस्ट डॉक्टरल एस्ट्रोनॉमी रिसर्चर डेरिल स्लिगमैन ने भी सपोर्ट किया। इस थ्योरी के अनुसार ये अनजानी वस्तु, जिसे अब तक कुछ रिसर्चर्स ने एस्टेरॉयड के तौर पर क्लासिफाई किया था, वो वास्तव में एक कॉमेट है, जिसे उसकी टेल पर मौजूद हाइड्रोजन ड्राइविंग फोर्सेस प्रोवाइड कर रही हैं। हार्वर्ड के डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी में कार्यरत एक सीनियर प्रोफेसर ने इस थ्योरी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि अमुआमुआ एक वाटर आइस कॉमेट है, जबकि उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए जरूरी कॉमेटरी टेल को भी नहीं देखा। तो ऐसे में ये कहना कि ये एक कॉमेट है, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। अमुआमुआ को एक कॉमेट करार देने के अलावा भी हमेशा से इसे एक एलियन स्पेसक्राफ्ट के रूप में पेश किया जाता रहा है। इस कड़ी में प्रोफेसर एवी लोएब, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सीनियर एस्ट्रोफिजिक्स फैकल्टी हैं, और साथ ही उन्होंने पिछले दिनों यूएस डिफेंस हेडक्वार्टर्स पेंटागन की यूएफओ यूनिट से मिलकर एलियन स्पेसक्राफ्ट के वजूद पर रिसर्च की, उन्होंने अमुआमुआ पर बहुत से सीरियस रिमार्क दिए। इस कड़ी में उनका सबसे बड़ा कमेंट ये था कि अमुआमुआ ना ही कोई कॉमेट था और ना ही कोई एस्टेरॉयड, बल्कि ये तो एक एलियन एयरक्राफ्ट था। बट इसे लेकर बाकी सभी एक्सप्लेनेशंस में लोएब की थ्योरी ज्यादा रैशनल है। लोएब ने 2017 में अर्थ के करीब से गुजरे इस ऑब्जेक्ट को अपने इस आर्गुमेंट से पहले नियर अर्थ पास्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में कंफर्म करा लिया। उन्होंने ऐसा करने के लिए क्लासिफाइड यूएस गवर्नमेंट का डेटा इस्तेमाल किया, जो इस दुनिया की अधिकतर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और एलीट एस्ट्रोनॉमी यूनियन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी था। लोएब ने 2018 में अमुआमुआ पर अपनी रिसर्च करनी शुरू की। इस कड़ी में उन्होंने नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के कैटलॉग को खंगाला। इस दौरान उन्होंने अब तक नासा एनियोस द्वारा डिटेक्ट किए गए ढेर सारे बड़े ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की और उनके ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझा। एवी लोएब ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जल्द ही साल 2014 में पृथ्वी के नजदीक से गुजरे एक मेटेओर को खोज निकाला, जिसे उन्होंने इंटरस्टेलर स्पेस से आया पहला डिटेक्टेड मेटेओर घोषित किया। उन्होंने स्पेसिफाइड डेटा से इसकी वेलोसिटी भी मालूम कर ली, जो कि 60 किलोमीटर पर सेकंड थी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन का माहौल खड़ा हो गया, क्योंकि ये मेटेओर CNUS 2014-01-01018 अमुआमुआ को सोलर सिस्टम और अर्थ को विजिट करने वाले सबसे पहले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बनने से रोक रहा था। इसकी खुद की स्पीड और ट्रैजेक्टरी इसे अमुआमुआ से ज्यादा प्रबल दावेदार बना रही थी। बट आगे चलकर इस कश्मकश का अंत तब हुआ जब इसे फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट इनसाइड आवर सोलर सिस्टम कंसिडर करने से मना कर दिया गया, जिसके पीछे का कारण दिया गया डेटा में मौजूद इरेगुलरिटीज। वास्तव में यूएस आर्मी और डिफेंस टेक के पास मौजूद सैटेलाइट्स डेटा का इस्तेमाल प्राइमरीली धरती पर नजदीक से होकर गुजरने वाले ऑब्जेक्ट्स के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए किया जाता था। ऐसे में ये कंपैरिजन रिसर्चर्स को इस डेटा के रिलेटिव स्टडी करने के लिए मजबूर कर रहा था। इसके लिए यूएस आर्मी साफ तौर पर डिसएग्री कर देती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी की दुहाई देकर अपने सैटेलाइट्स की कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, जिससे हुआ ये कि इस रिसर्च असाइनमेंट को डिसबैंड कर दिया गया और इस ऑब्जेक्ट पर काम कर रही स्कॉलर्स की टीम अन्य प्रोजेक्ट पर डाइवर्ट हो गई। मगर रिसर्चर्स ने डेटा की मांग जारी रखी और फिर आखिरकार यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने वैज्ञानिकों की इस अर्जी को स्वीकार करते हुए डिमांडेड डेटा को नासा के सहयोग के साथ एक पब्लिक डेटाबेस पर शेयर कर दिया, जिसके बाद इस पर दोबारा से रिसर्च हुई और अंततः रिसर्च टीम इस कंक्लूजन पर पहुंची कि CNUS 0214-01018 को सोलर सिस्टम के बाहर जन्म लेने वाली फर्स्ट इन पासिंग ऑब्जेक्ट का दर्जा दिया गया। जहां तक बात है अमुआमुआ की, तो इसे बहुत से एंगल से स्टडी करने के बाद फाइनली वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर आ पहुंचे हैं कि ये मैसिव स्पेस रॉक एक कॉमेट ही था। और हो भी क्यों ना,
क्योंकि अभी के लिए हमारे पास इसे एक्सप्लेन करने वाली सबसे रैशनल थियरी हाइड्रोजन गैस कॉमेट थ्योरी है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या ये अनजानी चीज इंटरस्टेलर स्पेस के घुप अंधेरे से निकलकर आया एक कॉमेट था या फिर सो कॉल्ड एलियन स्पेसशिप? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।